फाइनली लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जिसने आना था सब आ गए। तो ठीक है ना, कीप योर सेल्फ म्यूटेड। कहीं कोई सवाल होगा तो जस्ट रेज योर हैंड। जो नए आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 1। अब इससे पहले कि हम प्रॉपर चैप्टर 1 की डिस्कशन स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास फॉर ए लेवल्स। अभी आपको ए लेवल कंप्यूटर साइंस का ऑलमोस्ट जो है कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू हैव अ बेसिक डिस्कशन कि ए लेवल कंप्यूटर साइंस में क्या क्या होता है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर होंगे, और क्या क्या उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कैसे होगा, एंड सो ऑन, ताकि आपके पास भी एक क्लियर पाथ हो कि कब कहाँ क्या करना है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आपके पास ओवरऑल ए लेवल्स आपने 4 पेपर देने हैं, ठीक है ना, 4 पेपर्स इन टोटल, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपके पास पेपर 1, दैट इज़ थ्योरी फंडामेंटल्स। इसके अंदर आपने चैप्टर 1 पढ़ना है, ठीक है ना, दैट इज़ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। देन आपने चैप्टर 2 पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। देन आपके पास चैप्टर 3 आ जाएगा, हार्डवेयर, ठीक है, ये सारे थ्योरी बेस हैं। देन आपके पास चैप्टर 4 आ जाएगा, प्रोसेसर फंडामेंटल्स, ठीक है ना। चैप्टर 5 आ जाएगा आपके पास। चैप्टर 5 में आपके पास जो है वो आ जाएगा, चैप्टर 5 आपके पास थोड़ा सा इससे हटके होता है। चैप्टर 5 में आपके पास जो आएगा वो आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो आपके पास आ जाएंगी, क्या नाम है इसका, चैप्टर 5 में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप क्या करोगे, आप जो है इसके बेसिकली आप इस हवाले से पढ़ेंगे कि आपके पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो चैप्टर 5 हमारे पास आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी तो ज़ाहिर होगी। देन हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी। आसान सा छोटा सा चैप्टर है। देन आपके पास चैप्टर 7 आ जाएगा, एथिक्स एंड ओनरशिप। ठीक है। देन चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा आपके पास, डेटाबेसेस। पूरे चैप्टर नंबर 1 में जो 2 चैप्टर्स आपको थोड़ा सा तंग करेंगे वो आपको जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक आपको ये वाला चैप्टर तंग करेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। एक आपको ये वाला थोड़ा सा तंग करेगा, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपको डेटाबेस की क्यूरीज लिखनी होंगी, तो इसलिए ये थोड़ा सा लॉजिकल होता है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है, मगर विद प्रॉपर प्रैक्टिस आप निकाल लोगे। चैप्टर नंबर 4 में आपको जो है इसलिए अगर आपको याद हो, पेपर 2 में हमारे पास एक चीज़ होती थी ओ लेवल के, दैट वाज नोन एज अ ट्रेस टेबल। हमें एक एल्गोरिथम, एक फ्लो चार्ट या कोई सूडो कोड दिया हुआ होता था और उसको देख के हम जो है एक ट्रेस टेबल सॉल्व करते थे। चैप्टर नंबर 4 में भी ट्रेस टेबल सॉल्व करना होता है, मगर किसी एल्गोरिथम या किसी उसका नहीं करना होता। आपको असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा हुआ मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि आपको कीवर्ड्स या चीज़ें याद नहीं करनी है, आपको हर दफ़ा पेपर में साथ ही एक जो है वो भी एक टेबल भी बना हुआ मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि कौन सा कीवर्ड असेंबली लैंग्वेज में क्या काम करता है। आपने उस टेबल को देख के और जो प्रोग्राम आपको दिया है उसको देख के आपने एक ट्रेस टेबल सॉल्व करना होगा। सो अदर देन दीज 2 चैप्टर्स, बाकी पेपर 1 जो है वो इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हो रट्टा है। सिर्फ जो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, वो बस चैप्टर 1 में इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा कहीं पूरे 4 पेपर्स में कोई कैलकुलेशन नहीं है, नथिंग एट ऑल। आपने थ्योरी की चीज़ें हैं एंड दैट्स इट। ओके, आई एम गेसिंग समबडी एल्स जॉइंड इन। ऑलराइट, सो एनीवेज ये दीज आर द 8 चैप्टर्स। ये 8 चैप्टर जो हैं ये आप पढ़ोगे तो आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी फंडामेंटल्स। अब पेपर 1 का टाइम आपके पास जो होगा वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। द टाइम फॉर दैट इज़ 1 hour 30 minutes, ठीक है। एंड मार्क्स जो इसके हैं वो 75 मार्क्स हैं।
इसमें से मैंने आपको पहले बता दिया चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 4 स्लाइटली ट्रिकी है। बाकी सारी चीज़ें जो है यू कैन से रट्टे वाली हैं। आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, पास पेपर जो मैं आपको दूंगा वो आप टॉपिकल्स प्रॉपरली सॉल्व करोगे, टाइम पे सॉल्व करोगे। उसके बाद हर चैप्टर के बाद देर विल बी अ टेस्ट, ठीक है ना, जहाँ हम चैप्टर कवर कर लेंगे उसके पास पेपर्स कर लेंगे, देन देर विल बी अ टेस्ट। तो टेस्ट की आप अच्छी तैयारी करोगे तो एट द एंड इंशाल्लाह आपको चैप्टर 4 या 8 में भी कोई मसला नहीं होगा। देन वी हैव पेपर नंबर 2, ठीक है ना। ये 2 पेपर आप पास करोगे तो आपका एएस या फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। देन वी हैव पेपर 2। पेपर 2 हमारे पास जो होता है इसका जो है ज़रा थोड़ा सा हमारे पास लंबा नाम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग स्किल्स, अब इसके नाम में प्रोग्रामिंग मेंशन्ड है, लेकिन पेपर 2 में आपने किसी भी किस्म की एक्चुअल प्रोग्रामिंग नहीं लिखी करनी। इनफैक्ट जो सबसे पहला पेज होता है किसी भी कैम्ब्रिज एग्ज़ाम का, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने ये करना है ये नहीं करना, पेपर 2 में वहाँ क्लियरली मेंशन्ड होता है कि डू नॉट ट्राई टू यूज़ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पेपर 2 में लिखोगे तो बेसिकली एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन में 0 मार्क्स देगा। अच्छा, पेपर 2 के लिए, पेपर 1 में आपने ये 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पेपर 2 के लिए आपने क्या करना है, पेपर 2 के लिए आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है। दैट इज़ आपके पास जो है एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसमें चैप्टर 9 इज़ रिलेटिवली इजी, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ओ लेवल्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे वो थोड़े थोड़े से यहाँ पे जो है रिव्यू होंगे। चैप्टर 9 ओवरऑल आसान है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ नोन एज एडीटीज़। अब ये एडीटीज़ क्या चीज़ है? एडीटीज़ बेसिकली ये आ जाती हैं हमारे पास डेटा टाइप्स, ठीक है ना, डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें बेसिक चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो एडीटीज़ होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। वो जब हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनसे कैसे डील करना है। अगेन इसमें अच्छी बात यह है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में आप पढ़ोगे तो सही, लेकिन उनके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनका जो लंबे लंबे सूडो कोड्स हैं वो यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप याद कर लो, अगर आप समझ लो, प्रैक्टिस कर लो तो दैट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट इन योर A2, लेकिन ओवरऑल AS में इतना कोई ज़्यादा मामला नहीं है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ प्रोग्रामिंग। अब अगेन प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो है सूडो कोड्स ज़रा एडवांस लेवल के लिखेंगे, मगर अभी तक हम प्रोग्रामिंग एक्चुअल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टच नहीं करेंगे। देन वी हैव चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप ये पढ़ोगे कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर, बेसिकली इसमें आपने ये पढ़ना है कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर जब बन रहा होता है तो उसकी स्टेजेस क्या होती हैं और उन स्टेजेस में क्या क्या काम होते हैं, और सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसे की जाती है। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 के लिए आपके पास जो है वो 2 आवर्स का टाइम होगा, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में आपके पास, इस पूरे पेपर में बेसिकली ओवरऑल कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके हवाले से मैं कहूँ एक्स्ट्रा टफ है, बट येस चैप्टर नंबर 11 इस लिहाज से टफ है कि हर पेपर में चैप्टर नंबर 11 या टॉपिक नंबर 11 से आपके पास एटलीस्ट एक सवाल ज़रूर आता है, और वो सवाल स्टैंड अलोन नहीं होता, उसके ABCD 3 या 4 पार्ट्स होते हैं और सारे ही पार्ट 7 मार्क्स के या 8 मार्क्स के होते हैं। तो यू कैन से हर पेपर में आउट ऑफ 75 अराउंड 24 मार्क्स या 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है या क्वेश्चंस आते हैं वो अलोन इस चैप्टर नंबर 11 से आते हैं। बट देन अगेन देखो, सूडो कोड इज़ लाइक मैथ्स। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा टॉपिकल्स आप सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा इसको टाइम दोगे, उतने आप इसमें बेटर होते चले जाओगे, और उसके बाद अल्टीमेटली ये होगा कि आप उन 8 मार्क्स में से 7 मार्क्स में से, या हम ओवरऑल बात करें तो चैप्टर 11 के जो 24, 30, 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें से आप इजीली
लाइक 30 आउट ऑफ 35 या 33 आउट ऑफ 35 या जो है 27 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। मतलब वी यूज टू जोक अराउंड लास्ट ईयर एज वेल, पास्ट पेपर्स में अगर एग्जामिनर का पेपर बनाते हुए मूड ख़राब हो तो वो अराउंड 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस चैप्टर 11 से डाल देता है, और अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो तो तब भी वो अराउंड 20-24 मार्क्स के क्वेश्चंस, 18 to 24 मार्क्स के क्वेश्चन डाल देता है चैप्टर नंबर 11 से। बट अगेन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्रैक्टिस के साथ मास्टर नहीं कर सको, जो आप प्रैक्टिस के साथ जो है उसको ग्रास्प ना कर सको। तो टाइम पे आपका सिलेबस ख़त्म होगा, टाइम पे आप ईयरलीज करोगे, टॉपिकल्स टाइम पे करोगे, तो पेपर वाले दिन आप टेंशन में नहीं होगे, ठीक है। अगेन इसके मार्क्स भी आपके पास 75 होते हैं। अब ये पेपर 1 और ये पेपर 2, ये दोनों पेपर्स जब आप अपनी नेक्स्ट ईयर मई में आप एएस कंप्यूटर साइंस का दोगे तो उसके लिए आपको ये 2 पेपर पास करने ज़रूरी हैं। 75 + 75 टोटल आउट ऑफ 150 आपकी मार्किंग होगी, ठीक है ना। 150 में से आप अराउंड अगर स्कोर कर लेते हो अराउंड 110 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो तो आपका ए बन जाएगा। एएस लेवल में आपके पास ए स्टैरिक नहीं होता। मैक्सिमम ग्रेड एएस में जो आप ले सकते हो वो आप ले सकते हो, ए ग्रेड ले सकते हो, ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ होता है। ओवरऑल जब आप A2 के पेपर दोगे तो आपको जो ओवरऑल ग्रेड मिलेगा उसमें जाके आपको जो है यानी चारों पेपर का इकट्ठा जो रिजल्ट निकलेगा उसकी बेस पे आपको ए स्टार मिलेगा। खाली एएस में आपको जो है वो नहीं होता, आपके पास जो है ये नहीं होता, ए नहीं होता, बट सॉरी ए स्टैरिक नहीं होता। सो ओवरऑल अगर आप ए स्टैरिक लेना चाहते हो तो आपने अपना जो एम रखना है वो ये रखना है कि आउट ऑफ 150 मुझे मिनिमम 110 मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। वैसे तो अगर आप आउट ऑफ 150 100 या 95 भी स्कोर कर लोगे तो एग्रीगेट की वजह से आपका ओवरऑल ए बन जाएगा, एएस के पेपर्स में ए बन जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप ए स्टार चाहते हो ना तो वहाँ पे फिर ज़रा प्रॉब्लम आएगी। तो ये 2 पेपर्स आपके हो गए, आपका एएस कंप्लीट हो गया। अब आप जाओगे A2 की तरफ। तो जब आप A2 की तरफ जाओगे, A2 से मुराद जो आपका ए लेवल का सेकेंड ईयर होगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा पेपर 3 एडवांस थ्योरी, ठीक है। अब पेपर 3 में आपके पास जो है चैप्टर नंबर 13 आएगा। अगेन चैप्टर नंबर 13 में थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट वेल लेट्स जस्ट से अगर आपका मेंटल मैथ्स अच्छा है तो आप इतना ज़्यादा नहीं फंसोगे। दैट इज़ डाटा रिप्रेजेंटेशन। देन आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। देन आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 15 हार्डवेयर। देन आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम पेपर 1 से सेम लग रहे होंगे कि वहाँ पे चैप्टर 2 कम्युनिकेशन था, यहाँ पे चैप्टर 14 कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट है, वहाँ पे चैप्टर 3 हार्डवेयर था, यहाँ पे 15 हार्डवेयर है, वहाँ पे 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर था, यहाँ पे 16 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, नाम सेम है, अंदर के कंटेंट 180 डिग्रीज पे तो नहीं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट हैं। थोड़े से बेसिक आपकी जो एक एसोसिएशन होगी वो ज़रा कम होगी, आपको यहाँ पे नई चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी और पेपर 1 से आपको कम चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी। देन आपके पास 17 आ जाता है सिक्योरिटी, ठीक है ना। अगेन इसका नाम सिक्योरिटी है, ऊपर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 था सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड प्राइवेसी। वहाँ से बहुत कम चीज़ें आप यहाँ 17 में रिलेट करोगे, ज़्यादातर चीज़ें जो आप पढ़ोगे वो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। देन 18 इज़ AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन हमारे पास 19 आ जाता है, हमारे पास जो आ जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। देन हमारे पास 20 आ जाता है फर्दर प्रोग्रामिंग। अब
आपके पास ये सारे चैप्टर्स, यानी ये लिटरली 8 चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ोगे तो आपके पेपर 3 का सिलेबस पूरा हो जाएगा। इस पेपर 3 का नाम एडवांस थ्योरी है, लेकिन एक्चुअली ये जो पेपर आता है तो आप यूँ समझ लो कि ये 80% रिटन थ्योरी होता है, 20% इसमें सूडो कोड्स होते हैं। वो सूडो कोड्स कहाँ से आते हैं? चैप्टर नंबर 19 और 20 से सूडो कोड्स आते हैं। बाकी यहाँ तक आपके पास प्योर थ्योरी वाला मामला होता है। एक दो टेबल्स हमें सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे एआई में एक ट्रेस टेबल टाइप का टेबल आता है, बट नथिंग टू कॉम्प्लेक्स। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये प्योर थ्योरी हैं, और इन चैप्टर्स से आपके पास सूडो कोड आते हैं। ये सब मिलके आपका पेपर 3 कंप्लीट होता है। अगेन इट इज़ ऑफ 75 मार्क्स। 1 आवर 30 मिनट्स का आपका पेपर होता है और 75 मार्क्स का होता है। जब आप ये कर लेते हो, देन द लास्ट थिंग फॉर योर कंप्यूटर साइंस ए लेवल इज पेपर नंबर 4, जो होता है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास आते हैं चैप्टर नंबर 19 और 20 से, ठीक है। इन दो चैप्टर्स से यूजुअली पेपर में 3 क्वेश्चंस होते हैं। आपको प्रिंटेड पेपर मिलता है और आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप, लैब में होता है ये पेपर, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप मिलता है, उसके ऊपर आप आईडी खोलते हो और आपके पास 3 लैंग्वेजेस की चॉइस होती है, पाइथन, जावा या फिर विजुअल बेसिक, ठीक है ना। ये 3 लैंग्वेजेस की आपके पास चॉइस होती है। इन 3 में से किसी एक लैंग्वेज पे आपको जो भी 3 गिवन क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। हम जैसे A2 में जब हम जाएंगे तो वी विल बी स्टडिंग पाइथन। पाइथन बहुत आसान है, सूडो कोड पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए तो पाइथन बिल्कुल सूडो कोड जैसी है, ठीक है। वैसे इन 3 लैंग्वेजेस में से किसी एक का ऑप्शन होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है तीनों सीख लो और आप बोलो चलो क्वेश्चन 1 मैं पाइथन में कर लूँगा, क्वेश्चन 2 डिफ़िकल्ट है वो मैं विजुअल बेसिक में कर लेता हूँ, क्वेश्चन 3 जावा में। एग्जामिनर आपका जो है फिर ये करेगा, एक क्वेश्चन चेक कर लेगा और बाकी 2 काट देगा। तो पूरा पेपर आपने किसी एक लैंग्वेज में ही सॉल्व करना होता है। हम हर क्वेश्चन को, क्योंकि बाज़ चीज़ों की बाज़ लैंग्वेजेस में कोडिंग आसान होती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तीनों लैंग्वेजेस सीख लो और जो है जो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज से ज़्यादा रिलेट करे आप वो क्वेश्चन उस लैंग्वेज में कर लो। तो ये पेपर आपके पास प्रैक्टिकल होता है। इसके लिए आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम होता है। 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे आईडी पे तो आप इजीली 2 घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। अगेन इसके 75 मार्क्स होते हैं। तो एएस में आप पेपर 1 और 2 दोगे, 1 आउट ऑफ 150 आपकी रैंकिंग होगी। A2 में आपके पास अगेन आउट ऑफ 150 रैंकिंग होगी और आपका जो है ओवरऑल जो रिज़ल्ट बनेगा ए लेवल्स का वो आपका आउट ऑफ 300 बनेगा। अब आउट ऑफ 300 आप जो है वो आपने एटलीस्ट 240 मार्क्स अराउंड स्कोर करने हैं तो आपका इजीली ए स्टार बन जाएगा। यानी आप 60 मार्क्स यानी रफली 15 मार्क्स आप हर पेपर में लूज़ कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप लूज़ करोगे तो फिर ए स्टार अचीव करना मुश्किल है, बट ए या बी आपका फिर भी बन जाएगा। सो दिस वाज अ जर्नल डिस्कशन अबाउट कि आपने कंप्यूटर साइंस ए लेवल्स में, अच्छा इसका कोड याद रख लो। कोड हर सब्जेक्ट का जो भी आप ले रहे हो आपको उसका कोड पता होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस का ए लेवल्स में कोड है 9618। सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आप सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और टाइम टू टाइम आप क्या करोगे, जो भी पढ़ रहे हो उसको सिलेबस से क्रॉस चेक करते रहोगे कि कोई कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सिलेबस में कोई बात, फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 में या कोई बात मेंशन थी सिलेबस में लेकिन फॉर सम रीज़न हम क्लास में डिस्कस करना भूल गए। अगर ऐसा होगा तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप साथ साथ क्रॉस चेक करते रहो एंड आस्क योर टीचर, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर हो। यस सर, कोड दोबारा से बताएं। 9618 9618, ठीक है।
तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ो ए लेवल्स का, आप में से कुछ ए लेवल्स अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप में से कुछ जो है वो ऑलरेडी एक या दो सब्जेक्ट दे चुके हो या मतलब इट्स नॉट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। बहरहाल जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो ए लेवल का, रिमेंबर माय एडवाइस, उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और ऐसा कभी मत करना कि सिलेबस को बस डाउनलोड कर लिया, वो कंप्यूटर में 2 साल से रखा हुआ है, उसको टाइम टू टाइम खोलो और अपने चैप्टर्स, अपने कंटेंट्स क्रॉस चेक करते रहो, मैच करते रहो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हम कोई टॉपिक पढ़ना भूल गए। क्योंकि हो सकता है उस छुटे हुए टॉपिक से आपके पास पेपर में कोई अजीब सा सवाल क्वेश्चन आ जाए, एंड देन जब आप पेपर दे के बाहर निकलोगे तो यू विल बी लाइक यार आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, सो मुझे तो पता ही नहीं था ये टॉपिक क्या है या क्वेश्चन में बात किसकी हो रही थी। सो बी वेरी केयरफुल। ए लेवल में ये हो जाता है, बर्डन ज़्यादा होता है, सिलेबस कंटेंट ज़्यादा होता है स्पेशली एएस में, और टाइम कम होता है। सो समटाइम्स टीचर्स भी इंसान होते हैं, एक्सीडेंटली कोई एक आध टॉपिक छूट जाता है, बाद में स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ओके, सो दिस इज़ आवर इनिशियल डिस्कशन अबाउट किस पेपर में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टाइमिंग क्या है, एक्सेट्रा। एक ओवरऑल बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन यू मे आस्क, उसके वरना फिर हम आगे चलते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर की डिस्कशन की तरफ। A2 की अपियरिंग के लिए कितने महीने इनफ होंगे, मतलब सिलेबस पूरा करना और उसके बाद पास पेपर्स प्रैक्टिस के साथ? ए लेवल का एज यू कैन A2 का, उसको यूजुअली ए लेवल ही भी कह देते हैं। A2 की अपेयरिंग के लिए आपको जो है सिलेबस कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो सिलेबस कंटेंट आप ज़रा इजीली कवर कर सकते हो थोड़ा जल्दी। मगर स्पेशली आईडीई पे, आईडीई से मुराद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो सॉफ्टवेयर जिस पे बैठ के आप अपनी कोडिंग लिखोगे, आईडीई पे हाथ सेट होने में टाइम लगता है। एंड यूजुअली ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ लोगों का जो है 5-6 क्लासेस 8 क्लासेस, मतलब रफली 2-3 पास्ट पेपर्स करने के बाद ज़रा अच्छा हाथ जम जाता है। कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से ढाई महीने लगते हैं आईडी पे हाथ सेट करते करते। सो बेसिकली इट डिपेंड्स। नॉर्मली जो है अगर आप चाहो तो आप अराउंड 6 महीने में प्रिपेयर हो सकते हो और उसके बाद आप अपना A2 दे सकते हो। बट रिकमेंडेड यही है कि आप ज़रा आईडी को टाइम दो, क्योंकि अगर आप पेपर 4 यानी प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें अगर आप कहीं पीछे रह जाते हो, कोई मसला हो जाता है, तो आपका ओवरऑल ग्रेड ख़राब हो जाएगा। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप एक साल या 10 महीने सुकून से पढ़ो, उसके बाद पेपर दो। बट अगर A2 में कोई A2 के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप ज़रा नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ा के या थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप ज़रा जल्दी दे दो। वेर एज AS में क्योंकि तकरीबन हर सब्जेक्ट में ही बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो AS में अगर आप जो है 3 महीने 4 महीने में या जल्दी जो है वो आप देना चाहो, तो उसमें फिर यूजुअली यही होता है कि आप पढ़ तो सब कुछ लेते हो, लेकिन आपका एक वैसा हाथ जम नहीं पाता टॉपिक्स पे जैसे जमना चाहिए, तो यूजुअली फिर बच्चों का C या D से ऊपर ग्रेड बन नहीं पाता। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू सर। वरना पढ़ने को तो बिल्कुल लास्ट मिनट में ये भी होता है कि जो है आप किसी टीचर से 4 या 4 डेज वीक क्लास लेते हो, तो आप 1 से 1.5 महीने में पूरा AS का कंटेंट पढ़ लेते हो, मगर उसका आपको इस सेंस में फ़ायदा नहीं होता कि आपने पढ़ा हो तो सब कुछ होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी होती है कि आप फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो पेपर में आप परफॉर्म नहीं कर पाते ज़्यादा अच्छा। एनीवेज, सो लेट्स फाइनली स्टार्ट। ये हमारा जो है पहला चैप्टर जो था, पहला चैप्टर इज़ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और ये चैप्टर जो है ये आपका 3 सब सेक्शंस में टूटा हुआ है। उनमें से सबसे पहला जो हमारे पास ये सब सेक्शन है, दिस इज़ डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन में द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ डाटा स्टोरेज, जिसको सिलेबस में यूजुअली बाइनरी एंड डायनरी प्रीफिक्सेस के नाम से लिखा हुआ होता है। बाइनरी या डायनरी प्रीफिक्सेस की क्या बात है या क्या इशू है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, द थिंग इज़ हमारे पास नॉर्मली अगर आपने लाइफ में कभी भी कोई USB, जिसको हम USB कहते हैं, USB पेन ड्राइव ख़रीदी है, फ्लैश ड्राइव ख़रीदी है, तो आपको आइडिया होगा पैकेज पे जो भी लिखा होता है 16 GB, 8 GB, 4 GB, उसको आप घर लाके आप जो है जब प्लग इन करते हो अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, तो वो कभी भी आपको फ्री स्पेस उतनी शो नहीं करता
जो उसके पैकेट के ऊपर लिखी हुई होती है, चाहे आप किंगस्टन की लो, चाहे आप किसी चाइना की बेनाम कंपनी की लो। अगर फॉर एग्जांपल आप 16 GB की ड्राइव लेते हो तो वो आपको अराउंड 15.6 GB जो है अवेलेबल स्पेस शो करता है, या 15.7 शो करता है। कभी भी वो आपको 16 GB अवेलेबल शो नहीं करेगा। ये एक इशू है, सिवियर इशू है, जिसका रीज़न ये है कि कंप्यूटर्स और कंपनीज वो जब मेमोरी का साइज कैलकुलेट करती हैं तो वो अलग अलग यूनिट्स की मदद से कैलकुलेट करती हैं। आप में से जितने स्टूडेंट्स ने फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ी है उनको आइडिया होगा, हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। हर चीज़ या हर क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक ख़ास यूनिट होता है। जैसे हमें अगर लेंथ मेजर करनी है, कहीं कहीं मैथ्स, ओ लेवल मैथ्स में भी हम ये पढ़ते हैं, लाइक लेंथ मेजर करनी है तो उसका बेसिक यूनिट होता है मीटर्स। किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, अगर जो है किसी चीज़ की क्वांटिटी किसी लिक्विड की मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो है मिलीलीटर होता है। सिमिलरली हमारे पास जो है अगर आपने किसी चीज़ की टेम्परेचर मेजर करना है उसके लिए हमारे पास यूनिट होता है केल्विन, एंड सो ऑन। अब मैथ्स में, फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा 10 की पावर में इंक्रीज़ होते हैं। तो जो हमारे पास डेनरी प्रीफिक्सेस हैं या डेनरी वो है, तो उसमें सबसे छोटा जो हमारे पास प्रीफिक्स लगता है वो लगता है किलो का। किलो का क्या मतलब होता है? 1000 ऑफ समथिंग। अगर आपके पास 1000 मीटर्स हैं तो उसको आप कहते हो भाई 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अगर आपके पास 1000 मिलीलीटर कोई चीज 1000 जो है ग्राम्स किसी चीज़ के हैं तो आप कहते हो भाई इसका वज़न 1 किलोग्राम हो गया। तो किलो प्रीफिक्स जो है ये बेसिकली शो करता है 1000 ऑफ समथिंग। अब कंप्यूटर्स में जो बेसिक बात है, सबसे छोटा यूनिट होता है एक बिट। यानी एक बिट से क्या मुराद है? एक सिंगल 1 या सिंगल 0। उसके बाद अगला यूनिट कंप्यूटर में आता है बाइट का। बाइट से क्या मुराद होती है? 8 बिट्स, यानी 8 0 या 8 1 या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 8 zeros एंड 1s। अब अगर आपके पास 1000 बाइट्स हों तो दैट बिकम्स 1 किलोबाइट। उसके बाद उसके बाद अगली जो पावर आती है 10 की, अगर आपके पास इतने सारे बाइट्स हों लाइक 10⁻⁶, तो आपके पास 1 मेगाबाइट बनता है। 10⁻³ या किलो को रिप्रेजेंट करता है। देन 9 का मतलब होता है गीगा, देन टेरा, देन पेटा, देन एक्साबाइट। अब आपके जितने भी वो हैं आपके पास वेंडर्स हैं, वेंडर से मुराद ये कि वो कंपनीज जो कि आपके जो है व्हाट यू कैन से, जो आपके वो बनाती हैं, यूएसबीज बनाती हैं, मेमोरीज बनाती हैं, रैम बनाती हैं, हार्ड ड्राइव बनाती हैं या कंप्यूटर का हार्डवेयर। वो जब कोई भी डिवाइस बनाती हैं तो वो मेमोरीज को गिनती हैं डेनरी यूनिट्स में। डेनरी यूनिट से क्या मुराद है? वो ये कहती हैं भाई 1000 बाइट्स हो गए तो इसका मतलब यूएसबी पे लेबल लगा दो 1 किलोबाइट का, ठीक है ना। उसके बाद 10⁻⁹ बाइट्स हो गए तो इसका मतलब ये यूएसबी एक या ये मेमोरी या ये हार्ड ड्राइव 1 गीगाबाइट की हो गई। तो 16 गीगाबाइट्स का मतलब है वो ये गिनते हैं कि भाई 16 × 10⁻⁹ इसमें बाइट्स आ गए, बस ये 16 GB की हो गई, इस पे लेबल लगाओ 16 GB, इसको पैक करो और मार्केट में सेल ऑफ कर दो। अब इस वजह से कंज्यूमर्स और कंपनीज के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। यूरोपियन कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में समटाइम्स इवन कंज्यूमर्स ने कोर्ट्स में जाके इन रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज़ के अगेंस्ट, ये बनाने वाली कंपनीज़ के अगेंस्ट लॉ सूट्स भी फायर किए कि भाई पैकेज पे लिखा हुआ है 16 GB और मैं प्लग इन करता हूँ, मेरा कंप्यूटर कहता है 15.7 GB, ये 0.3 GB मेरे कहाँ गए। इसकी वजह से ये वाले जो डेनरी प्रीफिक्सेस हैं ये ऑफिशियली चेंज कर दिए गए। अब जो क्या कहना चाहिए मार्केट में, या एक बेसिकली कमीशन है हमारे पास IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जो कि आपके हार्डवेयर इक्विपमेंट, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, आपके कंप्यूटर के इक्विपमेंट का एक स्टैंडर्ड बनाता है। उन्होंने नए यूनिट्स निकाले हैं बाइनरी के लिए स्पेशली, एंड दीज यूनिट्स आर
फॉलोइंग इनको हम कहते हैं बाइनरी प्रीफिक्सेस। अब बाइनरी प्रीफिक्सेस में सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो एक बिट होता है, यानी एक सिंगल ज़ीरो या सिंगल वन। उसके बाद अगर 4 बिट्स हों, यानी 4 ज़ीरो 4 1 या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, तो उसको हम कहते हैं 1 निबल। 8 बिट्स का मतलब होता है एक बाइट। उसके बाद 1024 बाइट्स, 1024 से मुराद है 2 रेज टू पावर 10, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 पॉसिबल डिजिट्स होते हैं, 1 और 0, कोई तीसरा नहीं होता। तो कंप्यूटर जब गिनता है बिट्स को या डील करता है बिट्स से, तो वो 2 की पावर में यूज करता है। 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 10 होता है 1024। 2 की पावर में कभी भी एग्जैक्ट 1000 नहीं आता, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स में हम चलते हैं, और 2 के मल्टीपल्स में हमारे पास एग्जैक्टली 1000 नहीं आ सकता। 2002 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 का टेबल पढ़ते चले जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 11 12 13, आपको पूरे टेबल में कहीं भी 1000 पूरा नहीं मिलेगा, आपको 1024 मिलेगा। तो उसको उन्होंने नाम दिया किबी बाइट का, और उसका सिंबल रखा KIB। देन मेबी बाइट क्या होता है, 2 रेज टू पावर 20, जिसमें इतने सारे बाइट्स होते हैं। गेबी बाइट जो है वो 2 रेज टू पावर 30 होता है, जिसमें इतने सारे बाइट्स होते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये आपके क्या कहना चाहिए, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये आपको इतना बड़ा नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर में जब डिफाइन करना होगा तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हो। लाइक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ टेबी बाइट। तो टेबी बाइट में अगर आप इतना लिख दो ना, इट कंसिस्ट ऑफ 1024 गेबी बाइट, एग्जामिनर 1 मार्क दे देता है। अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी है तो आप ये लिख दो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेज टू पावर 40 बाइट्स, उस पर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपको ये पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आप में से किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और आप ये वाला नंबर लिखाते हो, तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर नहीं मिलेगा कि एग्जामिनर कहे यार बिल्कुल इतना लंबा नंबर स्टूडेंट ने एक्यूरेटली लिखा है, चलो मैं उसको 0.5 एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आसान काम ये है कि आप याद हर यूनिट को अपने से प्रीवियस के रेफरेंस से याद करो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 की पावर में याद कर लो कि भाई 2 रेज टू पावर दिस फला यूनिट बन जाएगा, कि 2 रेज टू पावर 50 बाइट्स होंगे तो पेबी बाइट बन जाएगा, एंड सो ऑन। सो बेसिकली आपका कंप्यूटर जो जीबीज को गिनता है वो 1024 की सीरीज में गिनता है। तो जब आप उसमें 16 GB की यूएसबी लगाते हो तो वो कहता है कि भाई मेरे पास इतने सारे बाइट्स होंगे, तो मैं उसको लाइक दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 16, उसका जो भी आंसर आएगा वो कहता है भाई मेरे पास इतने सारे बाइट्स होंगे तो मैं इसको 1 गीगाबाइट मानूंगा। और इस टेबल में एज यू कैन सी इससे कहीं कम है। इस वजह से कभी भी यूएसबीज जो है या और कोई मेमोरी जब आप लेके आते हो तो पैकेजिंग पे कुछ और लिखा होता है, आपके पास एक्चुअली में वो कम चीज़ शो करती है। खैर अब इंटरनेशनली बाकायदा ये लॉ बना दिया गया है कि भाई कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर इंटरनल मेमोरीज चाहे रैम हो गई, फाइल साइज वगैरह, दे शुड यूज़ दिस यूनिट ताकि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आप केस करने की कोशिश करोगे भाई 16 GB लिखा हुआ था और मुझे तो जो है मेरे कंप्यूटर में तो 16 GB नहीं शो हो रहा, तो वो आपको ये टेबल पकड़ा देंगे कि भाई ये देख लो, आपको 16 GB बाइट हमने नहीं कहा, हमने पैकेट पे 16 GB कहा है, उसका मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9, और वो हम आपने आपको दे दिए तो आपका केस नहीं बनता। सो दीज आर द 2 यूनिट्स जिनमें से पहला ये जो टेबल है ये डेनरी प्रीफिक्सेस का है, और ये जो दूसरा टेबल है ये आपके पास बाइनरी प्रीफिक्सेस का है। आपको ए लेवल के पेपर सॉल्व करने के लिए दोनों आने चाहिए। आता तो 1-1 मार्क का क्वेश्चन ही है, मगर स्टिल आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग वी हैव, अच्छा अभी तक कोई सवाल तो नहीं है किसी यूनिट के हवाले से? है तो यू मे रेज योर हैंड, वरना फिर हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन? ये जो आपने लॉ के बारे में बताया जो कोर्ट में हुआ था, ये समझ नहीं आया। किसके बारे में? जो आपने बोला था कि कोर्ट के अंदर ये रेस किया जाता है ये केस, ये समझ नहीं आया। वो एक थोड़ी सी बेसिक ये समझाने के लिए मैंने वो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज थी कि ये दो डिफरेंट यूनिट हमारे पास क्यों होते हैं।
वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास गीगाबाइट, कंप्यूटर उनको कुछ और गिनता है, मैथमेटिकली गीगाबाइट जो है वो कम बनते हैं। कंप्यूटर गीगा उसको मानता है अगर उसके पास 1024 ऑफ समथिंग हो, वो 2 की पावर में चलता है, जबकि मैथमेटिकली हम 10 की पावर में चल रहे होते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट आता था, इसलिए 16 GB की USB कभी भी आपको साइज 16 GB शो नहीं करती, अराउंड 15.7 GB शो करती है। ये वजह थी। अब जो है ऑफिशियली ये वाले यूनिट्स ख़त्म करके ये वाले यूनिट्स जो है वो बना दिए गए ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ये बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पेपर में आपसे बैकग्राउंड नॉलेज नहीं पूछी जाएगी, आपको जस्ट इनके यूनिट्स का नाम पता होना चाहिए और आपको उन्हें एक लाइन में डिफाइन करना आना चाहिए कि भाई टेबीबाइट क्या है, 1024 गैबीबाइट है, मेबीबाइट क्या है, 1024 कैबीबाइट है, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है दैट इज नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? नंबर सिस्टम्स हमारे पास जो होते हैं वो नंबर सिस्टम्स वो तरीका है, वो मेथड है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे नंबर सिस्टम्स चलते हैं। 3 जो बहुत कॉमन है, जो आप ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हो, वो हमारे पास एक है। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। आपकी थोड़ी सी मेमोरी रिफ्रेश कर दूं, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं। क्यों? बाई का मतलब होता है 2, बाई कहते हैं 2 को। तो इस पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा कुछ कभी नहीं आ सकता, या तो 0 या 1। इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट इस नंबर सिस्टम में नहीं आ सकता। इसीलिए हम कहते हैं इस सिस्टम की बेस 2 होती है। बेस 2 से क्या मुराद है? इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स पॉसिबल हैं, कभी भी कोई तीसरा सिंबल, कोई तीसरा डिजिट आप इसमें नहीं देखोगे। इन दोनों डिजिट्स का कॉम्बिनेशन जितने भी नंबर्स बनाएगा वो सारे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आएंगे, और जब आप जीरोस या 1 एक कॉम्बिनेशन में लंबा सा लिखते हो तो इट बिकम्स अ बाइनरी स्ट्रिंग। ये नंबर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको पढ़ तो शायद लोगे, बट फॉर यू इट डजेंट मीन एनीथिंग, आपको ये समझ में नहीं आएगा। जबकि कंप्यूटर के लिए इट मीन्स अ लॉट। कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर सकता है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। हेंस दिस इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। आप कंप्यूटर में जो भी लिखते हो, लाइक मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, कंप्यूटर की मेमोरी में ये प्रेजेंटेशन वर्ड्स की फॉर्म में सेव नहीं हुई है। कंप्यूटर ने पहले इस प्रेजेंटेशन को आपका बाइनरी में 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर अपने पास सेव किया है। क्योंकि कंप्यूटर किसी भी ऐसी चीज बाइनरी के अलावा कोई चीज़ ना तो प्रोसेस कर सकता है, ना स्टोर कर सकता है, ना समझ सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है डेनरी नंबर सिस्टम। डेनरी नंबर सिस्टम की बेस होती है 10। अब इसकी बेस 10 क्यों होती है? क्योंकि इसमें 10 पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें 10 पॉसिबल सिंबल्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 कैरेक्टर्स बन गए। इन 10 कैरेक्टर्स को मिला के आप जितने भी नंबर्स बनाओगे वो सारे डेनरी नंबर सिस्टम का पार्ट होंगे। आप 1 से काउंट करना शुरू करो और आप कितने ही अरब खरब कहीं तक भी पहुंच जाओ, आपको इन 10 नंबर्स के अलावा कोई और कैरेक्टर रिपीट होता हुआ या ऐड होता हुआ नज़र नहीं आएगा, चाहे आप कितनी आगे काउंटिंग में चले जाओ। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम को हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया के, कहीं ना कहीं वो इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपकी पूरी मैथमेटिक्स की बेस इन 10 नंबरों पे खड़ी हुई है। आपके जितनी भी अकाउंट्स एंड सो ऑन, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, सब इन्हीं 10 नंबरों पे खड़ी हुई हैं। इसके बाद एक तीसरी चीज़ आती है, दैट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 16। 16 क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमारे पास 6 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं।
0 to 9 10 कैरेक्टर्स ये हो गए। उसके बाद 6 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCDEF। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A की वैल्यू होती है 10, B होता है 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। सो बेसिकली इसको हम जो है शॉर्ट में 0 to F भी लिखते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। 0 to 9, उसके बाद हमारे पास A to F के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये सिस्टम भी कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन करके किसी मेमोरी का एड्रेस अगर आपको इस हालत में देगा तो आपको ना कुछ समझ आएगा, ना आप इसको सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइनरी की स्ट्रिंग्स लिखते हुए कहीं कोई गलती हो जाए, फॉर एग्जांपल इसको आपने 10 के बजाय 01 लिख दिया तो इसको डीबग करना मुश्किल है। इसको मिस्टेक ढूंढना कि मैंने कहाँ कोई 10 की गलती की है, मुश्किल है। जबकि ऑन दी अदर हैंड ये लिखना AFB, ये लिखना, इसको पढ़ना, इसको डीबग करना, लाइक अगर मैंने गलती से AFB के बजाय ABF लिख दिया तो इसको मैं इजीली 10 सेकेंड के अंदर अंदर रीड करके रेक्टिफाई कर सकता हूँ कि ओहो मुझे तो AFB लिखना था, मैंने गलती से ABF लिख दिया। तो इसलिए कंप्यूटर्स में हमने हेक्साडेसिमल नंबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। लाइक ये कंप्यूटर्स में मोस्टली प्रोग्रामिंग्स में, स्पेशली असेंबली लैंग्वेज वगैरह के कोड्स जब हम लिख रहे होते हैं तो बजाय प्योर बाइनरी में लिखने के हम हेक्साडेसिमल नंबर में मेमोरी एड्रेसेस और दूसरी चीज़ें लिख देते हैं। कंप्यूटर को इसे भी कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी में, क्योंकि हेक्साडेसिमल भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, उसको सिर्फ प्योर बाइनरी समझ आती है। लेकिन हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन आसान है और हमारे तो कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और हमें ये सहूलत है कि हमें प्योर बाइनरी में चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती जिसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। तो हम हेक्साडेसिमल जो है सिंबल्स या हेक्साडेसिमल नंबर्स की मदद से अपनी कमांड्स दे देते हैं कंप्यूटर को, जिनको वो इजीली बाइनरी में कन्वर्ट करके हमारा मतलब समझ के अपना प्रोग्राम रन कर लेता है। इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ने अब कंप्यूटर्स में एटलीस्ट स्क्रीन की हद तक, यानी जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है प्रोग्रामिंग के दौरान, स्क्रीन की हद तक उसने बाइनरी नंबर्स को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उसको रीड करना, लिखना, रिमेंबर याद रखना या डीबग करना आसान है। तो ये 3 हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो है नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जन आती है। कन्वर्जन कैसे आती है? अगर आपने बाइनरी टू डेनरी जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? आप जो है अपने नंबर, जो भी आपको बाइनरी का नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसके ऊपर पावर लगाएंगे। अब पावर कहाँ से लगाएंगे? हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पावर लगेगी। पहली बिट की पावर हमेशा 1 होती है, देन 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64 और फाइनली 128। ठीक है, ये पावर्स होती हैं। इसको हम यूजुअली 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 इस तरह भी लगाते हैं। आप डायरेक्ट याद कर लें, ए लेवल्स में आ गए, काम आसान हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है? जहाँ जहाँ 0 आ रहा है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उन पावर्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। और लाइक अभी 32 के नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, इन सब को हम ऐड कर लेंगे 51। ये हमारा बाइनरी नंबर जो भी हमें गिवन है, ये हमारा बाइनरी नंबर डेनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने डेनरी टू बाइनरी जाना है तो उसके लिए हम यूजुअली LCM मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ होता है उसका हम LCM लेते हैं सिर्फ 2 से। ठीक है, लाइक 56 था, 228 जा 56, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, हम लाइन खींच के 0 लिख देंगे। 214 जा 28, अगेन नो रिमाइंडर, 0 लिख देंगे। देन 27 जा 14, यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, दिस विल बी अ 0। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता मगर 6 आता है, तो 2 टाइम्स 3 6 और 1 रिमाइंडर बचा, उसको हम साइड पे लिख देंगे। 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, तो 2 1 जा 2 और 1 हमने साइड पे लिख दिया, ये 2 यहाँ ज़रा एक्स्ट्रा आ गया। अब हम जो अपना बाइनरी नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे वो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 1 1 0 0 0। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा,
जब हम डेनरी टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं हमें आंसर 8 बिट्स में शो करना होता है। तो अगर हमारा जो आंसर इस तरीके से आ रहा है वो 8 बिट्स से छोटा है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ डाल के इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसको हम जो है उसमें 8 बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आपको 8 बॉक्सेस, कभी आपको ऐसे बॉक्सेस बने हुए मिलेंगे, कभी आपको डॉटेड लाइन दी हुई होगी। नॉनदलेस आपको यूजुअली आंसर जो देना होगा वो 8 बिट में देना होगा। कोई भी नंबर एग्जामिनर अगर आपसे बाइनरी में कन्वर्ट कराएगा तो एग्जामिनर क्वेश्चन में बोले या ना बोले उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आप उसको 8 बिट में आंसर दें। तो अगर आपका इस एलसीएम के बाद आंसर जो है 8 बिट से कम में आ रहा है तो आपने लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा के उसको कवर कर लेना है। अच्छा, अगर आप ये एलसीएम मेथड यूज़ नहीं करना चाहते तो यूजुअली ओ लेवल्स में ये चीज़ें पढ़ने के बाद ए लेवल्स तक आते आते आपका एक मेंटल मैथ्स इतना स्ट्रांग हो गया होता है। देन आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली प्लेस वैल्यूज़ लिखो। ठीक है, उसके बाद जस्ट सी कि आपने क्या नंबर बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने 56 बनाना है। अब 56 1 to 8 से बहुत बड़ा है तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा। 64 से भी बड़ा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं 0 लगा दूंगा। 32 को मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ इसको मैं ऑन कर दूंगा। 16 को मैं ऑन कर दूंगा। 32 + 16 मेरे पास जो बनेगा वो 48 बनेगा। ठीक है ना। 48 में अब मेरे पास 8 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 1 बचा हुआ है। इनमें से मज़ीद मैं क्या ऑन करूं कि मुझे 56 मिल जाए, तो मैं 8 को ऑन करूंगा तो ये 32 + 16 + 8 मिलके मेरे पास 56 बन जाएंगे। अब मुझे 4 की ज़रूरत नहीं है, 2 की ज़रूरत नहीं है, 1 की ज़रूरत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। ये एक ऑल्टरनेटिव मैथड है अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते, क्योंकि समटाइम्स बाज़ ऑड नंबर्स में ऐसा होता है 100 से बड़े बाज़ ऑड नंबर्स या 200 से बड़े बाज़ ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है या कभी कभी आंसर सही नहीं आता। और पॉसिबल है जब आप इतने सारे सक्सेसिव डिवीजन करेंगे तो इजीली पॉसिबल है कि आपने यहाँ कहीं टेबल गलत पढ़ दिया या यहाँ रिमाइंडर गलत लिख दिया। तो इससे बचने के लिए यू कैन डायरेक्टली डू इट लाइक दिस एज वेल। रफ में वर्किंग की स्पेस दी हुई होती है, प्लेस वैल्यूज़ लिखें और फिर चेक कर लें कौन कौन सी बिट्स को ऑन करके आपके पास टोटल जो है जो भी डेनरी नंबर दिया हुआ है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। अच्छा भाई, वैसे तो ये चीज़ें आप ओ लेवल में पढ़ के आए हो, फिर भी इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। नो क्वेश्चंस? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, ये इतनी सारी कैलकुलेशन देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिलेबस में ये सारे मेथड्स तो हैं, लेकिन कन्वर्जन का जो है ओवरऑल 75 में से अराउंड आपके कह लो 6 to 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा बाकी पेपर में आपको कहीं ये इस टाइप की कैलकुलेशंस या कन्वर्जन्स नहीं मिलेंगी। मतलब 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं और वो यूजुअली बहुत ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट अगर हमारे पास बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है एंड एग्जामिनर आपसे कहता है भाई कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल, मुझे हेक्साडेसिमल में आंसर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले गिवन बाइनरी नंबर को स्प्लिट करोगे, डिवाइड करोगे। किस में डिवाइड करोगे? 4-4 बिट्स का ग्रुप बना लोगे। अभी ये 8 बिट्स हैं, ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया। 1011 एक ग्रुप बन गया, 0011 दूसरा ग्रुप बन गया। अब फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ होता 110011, ठीक है ना। अब इसमें जो है 6 बिट्स हैं, 6 बिट्स को आप 4 पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट पे ज़ीरोज़ ऐड करोगे। 8 हो गए। अब ये इजीली एक ग्रुप ये बन जाएगा और दूसरा ग्रुप ये बन जाएगा। अभी तो खैर हमें गिवन ही 8 हैं तो हमारे पास कोई मसला ही नहीं है। इन केस आपका बाइनरी नंबर ऐसा है जो 8 से डिवाइड ना हो पाए तो लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ बढ़ा के आप उसको डिविजिबल बाय 8 कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, दोनों ग्रुप्स को ज़रा सेपरेटली लिखोगे और उसके ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लगाओगे। अब क्योंकि सिर्फ 4 बिट्स हैं तो 1 2 4 8 के आगे प्लेस वैल्यू नहीं लगेगी या पावर नहीं लगेगी।
तो हर ग्रुप पे सेपरेटली आप 1248 लगाओगे, उसके बाद जहां जहां 1 आ रहा है, आपको पता है बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन कैसे होती है, जहां जहां 1 आ रहा है उसको आप ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे 1 की बिट ऑन है, 2 की ऑन है, 8 की ऑन, ओके, बल्कि हम पहले राइट साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बिट सेकेंड बिट ऑन है, 1 ऑन है, 2 + 1 3, ये इस साइड का आंसर आ गया। दूसरे ग्रुप के लिए हमारे पास 8 की बिट ऑन है, 2 की ऑन है और 1 की ऑन है। 8 + 2 + 1 ये बनता है 11। हेक्साडेसिमल में 11 कुछ नहीं होता, हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ABC स्टार्ट हो जाता है। तो 11 का मतलब है A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11। सो इस 11 को हम लिखेंगे B। कभी भी गलती से भी इसको आपने डायरेक्ट 11 नहीं लिखना। अब इसका आंसर क्या बनेगा, B3। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इन्हें जोड़ के लिख दोगे, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब अगर आपने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है तो उसके लिए आप रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करोगे। रिवर्स प्रोसेस आपका क्या होगा, आपका रिवर्स प्रोसेस ये होगा कि आप हर हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर को 4 बिट्स में 4 बिट्स में ब्रेक कर दोगे। कैसे, आपको ये नंबर दिया हुआ है F60। अब आप इसको अलग अलग लिखोगे। अब यहाँ और आप प्लेस वैल्यूज लगाओगे। सबसे पहले फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1248 1248 1248, ठीक है ना। अब 0 का क्या मतलब है कि ना मुझे 8 चाहिए, ना मुझे 4 चाहिए, ना मुझे 2 चाहिए, ना मुझे 1 चाहिए, मैं 4 जीरोज लिख दूंगा। 6 के लिए मुझे 8 नहीं चाहिए, बड़ा है 4 मैं ले लूंगा, 2 ले लूंगा, तो मेरे पास 4 + 2 बन गया 6। अब f के लिए मैं क्या करूंगा, f की सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए f की वैल्यू है 15। अब 15 कैसे बनेगा, 8 में ले लूंगा, 4 में ले लूंगा, 2 में ले लूंगा और 1 में ले लूंगा। तो 8 और 4 12 + 2 14 + 1 15, ये मेरा जो है f कंप्लीट हो गया। अब लास्टली मैं इस पूरे नंबर को लेफ्ट से राइट की तरफ जोड़ के इस तरह लिख दूंगा, लाइक दिस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, विदाउट एनी स्पेसेस। और ये मेरा जो भी गिवन नंबर है ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इस कन्वर्जन पे आपको इजीली 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एग्जामिनर ने वर्किंग स्पेस दिए, ए लेवल में यूजुअली वो वर्किंग स्पेस देता है, तो आपने अपनी वर्किंग शो करनी है। अगर आपको इसके अलावा कोई और मेथड पता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप वो मेथड लगा दो, बस आंसर करेक्ट आना चाहिए, आपको वर्किंग के नंबर मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके पास 3 मार्क के लिए, इसमें आपके पास 1 मार्क या 2 मार्क आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर के होंगे और 1 मार्क आपके पास वर्किंग का होगा। तो अगर आप वर्किंग शो नहीं करोगे, कहीं रफ में कहीं ब्लैंक पेज पे वर्किंग करोगे और जो क्वेश्चन के नीचे जगह दी हुई होगी वर्किंग स्पेस के नाम से, वहाँ आप कुछ नहीं लिखोगे, तो देयर इज अ चांस कि आपका 1 मार्क मिस हो जाएगा, इवन दो आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा होगा। तो इस चीज़ का आपने ए लेवल में ख्याल रखना है। ओ लेवल में हमें वर्किंग शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, यूजुअली उसके लिए स्पेस भी नहीं दी हुई होती थी, हम पेपर में कहीं भी ब्लैंक पेज पे या रफ में वर्किंग कर लेते थे। यहाँ पे वर्किंग स्पेस अगर गिवन है, ब्लैंक लाइन गिवन है, तो दैट मीन्स कि आपने वर्किंग शो करनी है, भले क्वेश्चन में ना लिखा हो कि शो योर वर्किंग, क्योंकि इस चीज़ के फिर हिडन मार्क्स होते हैं। ओके, आई गेस वी हैव अ ओके ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगला जो हमारे पास मेथड है वो मेथड है हमारे पास डेनरी टू हेक्साडेसिमल। डेनरी टू हेक्साडेसिमल जाने के लिए अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, अगेन इसके 2 मेथड्स हैं या 2 पॉसिबल मेथड्स हैं। एज अ फर्स्ट मेथड व्हाट यू कैन डू, जो भी आपका नंबर है यू कैन टेक इट्स एलसीएम बाय 16 और रिमाइंडर आप साइड पे लिखते जाओगे, जो भी आपका डेनरी का नंबर है। स्क्रीन शो नहीं हो रही अगर आपने वो किया है। ओ ओके ओके ओके, 1 मिनट। ठीक है, चलो, ऑलराइट। अच्छा, अब डेनरी से हेक्साडेसिमल जाने के लिए आपने क्या करना है, गिवन डेनरी नंबर का आपने 16 से एलसीएम ले लेना है। जो भी रिमाइंडर है वो आप साइड पे लिखते जाओगे, आखिर में आप नीचे से ऊपर की तरफ अपना नंबर लिख दोगे, लाइक 1059 डेनरी से हेक्साडेसिमल में जाके 432 बन जाएगा।
अब 16 का टेबल मोस्टली लोगों को नहीं आता, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। कैलकुलेटर वैसे ही पेपर वन, बल्कि पेपर वन क्या कंप्यूटर के किसी भी पेपर में अलाउ नहीं होता, तो आप 2 स्टेप मेथड भी लगा सकते हो। 2 स्टेप मेथड क्या होता है, जो भी गिवन नंबर है सबसे पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि 2 का टेबल सबको आता है, और जब आपके पास एक बाइनरी में आंसर आ जाए तो उसको के 4 का पेयर बना के उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में कोई घबराने वाली बात नहीं है। Yes, I guess one of you raised their hands. किसी ने कोई सवाल पूछना था शायद। जय था सर। Yeah, any नो questions? सर, बस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब हो रही है सर। Okay, 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 नो no सर। problem. अच्छा, लास्टली हेक्साडेसिमल से अगर आपने डेनरी में जाना है, लाइक आपको ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और आपने इसको डेनरी, आपसे कहा जाता है भाई कन्वर्ट इट इनटू डेनरी, तो आप क्या करोगे, अब आप इस पे जो पावर्स लगाओगे वो आप लगाओगे इन टर्म्स ऑफ 16। पहला होगा 1, उसके बाद 16, उसके बाद 256, अगर कोई चौथा नंबर है तो 256 मल्टीप्लाई बाय 16, या आपके पास 3000 समथिंग आएगा, तो वो आप लगाओगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपके पास जो भी गिवन डिजिट की वैल्यू है इसको आप प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। लाइक सी की वैल्यू होती है, ओ यहाँ पे एक्सीडेंटली डी लिखा गया, सी की वैल्यू होती है 12, तो और इसकी प्लेस वैल्यू 16 रेज टू पावर 2 का मतलब है 256। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 32, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 5, आखिर में आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो आपके पास डेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन, अगर आपको 16 का टेबल नहीं आता, अगर आप इस सारी ख्वारी से बचना चाहते हो, तो आसान तरीका क्या है, आपको जो भी गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है आप उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, उसके बाद बाइनरी नंबर पे आप पावर लगाओ 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 एंड सो ऑन लगाते चले जाओ, और उसके बाद बाइनरी से डेनरी कन्वर्जन कर लो। ये आसान होता है। वैसे तो यूजुअली एग्जामिनर 3 डिजिट से बड़ा नंबर नहीं देता पेपर में हेक्साडेसिमल से डेनरी में कन्वर्ट करने को, बट अगेन दिस इज ए लेवल्स, यू शुड ब्रेस योरसेल्फ फॉर इम्पैक्ट। एग्जामिनर का कभी भी मूड खराब हो सकता है वो आपको 5 डिजिट लंबा नंबर दे दे। बीच बीच में एग्जामिनर ने कहीं कहीं पास पेपर में 4 कैरेक्टर्स की कन्वर्जन दी है, हेक्साडेसिमल टू डेनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो इसलिए बेहतर है कि आप 2 स्टेप मेथड पे चले जाओ। गिवन उसको आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी से आप जो है डेनरी में चले जाओ। अगेन, कोई भी मेथड इस्तेमाल करने पे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, एज लॉन्ग एज योर आंसर इज करेक्ट, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये मेथड यूज करते हो या 2 स्टेप कन्वर्जन करते हो या आपने कहीं कोई और 4 स्टेप की कन्वर्जन पढ़ी है, एज लॉन्ग एज योर आंसर इज करेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास जो है यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल आ जाते हैं। ओ लेवल्स में एग्जामिनर इस पे ज़्यादा सवाल पूछता था, मगर ए लेवल में भी कभी कभी एक नंबर के लिए वो पूछ लेता है कि हेक्साडेसिमल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी 2 याद कर लो काफ़ी है। मेमोरी डंप्स में, HTML कलर कोड्स में, असेंबली लैंग्वेज में, मैक एड्रेसेस में, IP वर्जन 6 एड्रेस में, या फिर एरर मैसेजेस में। इनमें से कोई 2 भी आप याद कर लेते हो बहुत है। एग्जामिनर ए लेवल में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल बताओ, यूजेस बताओ, क्योंकि वो ओ लेवल में ऑलरेडी पूछ चुका होता है। बट सिंस सिलेबस में मेंशन्ड है तो हम यहाँ पे इसको दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास तीनों नंबर सिस्टम जो बेसिक हमारे पास हैं ओ लेवल से चलते आ रहे हैं और उनकी आपस में कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है। अब ए लेवल में हमारे पास जो है एक नंबर सिस्टम एक्स्ट्रा होता है। ए लेवल में हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है और चौथा नंबर सिस्टम हमारे पास कहलाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल का या BCD का। अब BCD क्या चीज़ है? BCD एक तरीका है जिसके ज़रिए आप डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में, प्योर बाइनरी तो नहीं कहना चाहिए, आप इनको बाइनरी नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन डेसिमल से बाइनरी की जो लंबी कन्वर्जन है उससे आप बच जाते हो। इस तरीके में हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, हम
हमारे पास डेनरी का जो भी नंबर होता है, चाहे वो जितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसको एज अ होल ट्रीट करने के बजाय उसके हर नंबर को, उसके हर डिजिट को, उसके हर कैरेक्टर को अलग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास अगर ये नंबर दिया है एग्जामिनर ने 1596, तो बाइनरी में आप इसको 1596 कंसीडर करोगे अगर आप प्योर बाइनरी में जा रहे हो, और आप इसको उसी हिसाब से डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। बीसीडी में हम हर नंबर को अलग अलग 4 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, 1248 1248 लगा के, तो इससे कन्वर्जन आसान हो जाती है। लाइक 1 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 1 का कोड बन गया। 5 को कैसे करेंगे, 1 और 4 की बिट ऑन कर देंगे। 9 के लिए क्या होगा, 8 और 1 ऑन हो जाएगा। 6 के लिए क्या होगा, 4 और 2 ऑन हो जाएगा, और इनको हम मिला के लिख देंगे। ये हमारा बाइनरी से बीसीडी कन्वर्ट हो गया। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर कहेगा गिव योर आंसर इन बीसीडी, सिर्फ तभी आप ये जो है मेथड यूज करोगे, क्योंकि प्योर बाइनरी का आंसर और बीसीडी का आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता। तो अगर एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि जी ये एक नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, और आपने टाइम बचाने के लिए बीसीडी लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। 3 में से कुछ भी नहीं मिलेगा, 3 में से 0 मिलेगा। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सेपरेट नंबर सिस्टम है, और आपने इसको सिर्फ वहीं इस्तेमाल करना है इस मेथड को जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन में कहे कि इस गिवन नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करो। ये वाला क्वेश्चन जरा कम आता है, बाकी तीनों नंबर सिस्टम के थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपका जो 4 बिट का कोड है वो जो है कंप्यूटर में 2 तरह से सेव हो सकता है, या तो एज अ हाफ बाइट या फिर 4 बिट कोड्स। नॉर्मली एग्जामिनर हमें एक स्ट्रेट लाइन दे देता है, डॉटेड लाइन, हम उस पे सारे एज इट इज यानी इसको मिला के लिख देंगे, और इस पे आपको 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे। बट अगर एग्जामिनर आपको ऐसे बॉक्सेस बना के देता है, अभी तक उसने बना के नहीं दिए, लेकिन ये भी एक मेथड है। अब क्योंकि बीसीडी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर कभी एग्जामिनर ने बॉक्सेस बना के दे दिए तो आप इसको बीसीडी में कन्वर्ट करने के बाद बॉक्सेस में कैसे फिल करोगे। अगर एग्जामिनर ने आपको 4 कैरेक्टर्स दिए हैं और जो बॉक्स या टेबल दिया है उसमें 4 रॉज हैं, फिर तो आप एक रॉ में सिर्फ एक कैरेक्टर का कोड लिखोगे और खाली जगहों पे लेफ्ट साइड पे जीरोस फिल कर दोगे। लाइक ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। और एग्जामिनर अगर आपको 2 रॉज देता है इस तरह से, तो फिर आप क्या करोगे, एक रॉ में 2 का कोड लिखोगे। पहले आप 1 का कोड लिखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये 4 बिट्स में आपके पास 1 का कोड आ गया। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं, ये आपके पास 1 का कोड आ गया, ठीक है ना। उसके बाद वाले 4 में आपके पास 5 का कोड आ गया, जो आपके पहले 2 नंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो डिजिट था 9, आपने उसका कोड लिख दिया, और चौथा जो है वो आपके पास आ गया 6। बट रेस्ट अश्योर्ड, अभी तक किसी भी पेपर में एग्जामिनर ने ये वाला काम किया नहीं है। इन फ्यूचर कर सकता है, बिकॉज यू नो सिलेबस उसने बनाया, पेपर उसने बनाना है। तो अगर वो ऐसा काम करे तो इस तरह भी बीसीडी की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। नॉर्मली हमें डॉटेड लाइन मिल जाती है एक सिंगल, और हमें उस पर मिला के ऐसे अपना आंसर लिखना होता है। तो ये था बीसीडी या बाइनरी कोडेड डेसिमल का थोड़ा सा तारुफ और उसकी कन्वर्जन का तरीका। बीसीडी में हम सिर्फ डेनरी से जाते हैं, हमें बाइनरी या हेक्साडेसिमल से बीसीडी में नहीं जाना होता। अब यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है कि ये कन्वर्ट कैसे करना है, या कोई और चीज़ जो समझ में ना आई हो, तो यू कैन आस्क, वरना फिर हम आगे चलते हैं कि बीसीडी हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ओके, सो आई एम गेसिंग सबको बीसीडी अच्छे से समझ आ गया है एंड नोबडी हैज़ अ क्वेश्चन। चलो अच्छी बात है, लेट्स जस्ट मूव अहेड। अच्छा, अब द मेन क्वेश्चन, हमारे पास ऑलरेडी बाइनरी है, हमारे पास ऑलरेडी डेनरी है, और हमारे पास हेक्साडेसिमल भी है, तो ये बीसीडी की ज़रूरत क्या है,
ठीक है ना। हो सकता है आप भी, अभी जब मैं बता रहा था बीसीडी के बारे में, तो आप में से भी किसी एक के जहन में आया होगा कि भाई हम बाइनरी टू डेनरी स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, तो ये बीसीडी की क्या मंतिक है। देखो बीसीडी का सिंपल 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 इन सिंपल टर्म्स सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये कि किसी नंबर को प्योर बाइनरी में कन्वर्ट करने की निस्बत बीसीडी में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि उस नंबर के एक एक डिजिट को आप सेपरेटली कन्वर्ट करोगे। फ्रीक्वेंट यूज़ के साथ आपको 0 से 9 तक के कोड वैसे ही जहन में याद हो जाते हैं, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। तो आप किसी भी नंबर को बीसीडी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। और लार्ज बाइनरी नंबर्स को पढ़ना या लिखना आसान हो जाता है, ठीक है ना, बीसीडी में। अगर वो वही नंबर आपको प्योर बाइनरी में मिल जाए तो आप उसको की फिर मेंटल कन्वर्जन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड बिगेस्ट जो इसका रीज़न है वो ये कि ऐसा हार्डवेयर बनाना जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, जो कि डेसिमल में गिनती कर सके, जो बेसिक कैलकुलेशंस यूज़ कर ले। आपके डिजिटल वॉचेस, आपके कैलकुलेटर्स, उनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं लगा हुआ होता। तो अगर आप उसमें बड़े बड़े नंबर्स को बाइनरी टू डेनरी करें, क्यों डेनरी क्यों करें, क्योंकि आप कैलकुलेटर्स पे इनपुट डेनरी में करते हैं, पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर प्रोसेसर उस फाइनल आंसर को कैलकुलेशन के वापस डेनरी में कन्वर्ट करता है स्क्रीन पे आपको दिखाने के लिए। अब कैलकुलेटर्स में, डिजिटल वॉचेस में, डिजिटल क्लॉक्स में इतने पावरफुल प्रोसेसर नहीं होते जो वो ये सारा काम जल्दी जल्दी करके दे सकें। उनमें बहुत लिमिटेड पावर के प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। तो उन प्रोसेसर्स के लिए किसी गिवन डेनरी नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करना और उस पर प्रोसेस करने के बाद आंसर को बीसीडी से वापस डेनरी में कन्वर्ट करना स्क्रीन पे दिखाने के लिए आसान होता है, बनिस्बत इसके कि जो है वो प्योर बाइनरी में कन्वर्जन करें। अगर आपका कैलकुलेटर प्योर बाइनरी में, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर प्योर बाइनरी में कन्वर्जन करेगा और फिर आंसर को वापस प्योर बाइनरी से डेनरी में करेगा, तो अभी जो आंसर आपके पास जो है लेट से 0.1 सेकेंड में स्क्रीन पे आ जाता है, उसको फिर शायद आधा मिनट लगे, 0.5 सेकेंड्स लगें या 0.6 सेकेंड्स लगें। ये भी हो सकता है आपका कैलकुलेटर फिर इतना गर्म हो जाए एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की वजह से कि आप कहें भाई इसके नीचे तो जो है कोई पंखा लगाना पड़ेगा, ये कैलकुलेटर तो हाथ में उठाया नहीं जा रहा। इसलिए छोटे डिवाइसेस जिनमें कम पावरफुल प्रोसेसर्स होते हैं वहाँ पे बीसीडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ये दो बिगेस्ट रीज़न है बीसीडी को इस्तेमाल करने के, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बाइनरी कोडेड डेसिमल में एक प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो जाती है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एरर। फ्लोटिंग पॉइंट एरर से मुराद ये है कि अगर आप प्योर बाइनरी में डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, नॉर्मली साइंटिफिक कैलकुलेटर हो या सादा कैलकुलेटर हो, हम अपनी एवरीडे कैलकुलेशन में ज़्यादातर जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम डेसिमल नंबर्स की करते हैं। जैसे किसी स्टोर में आप गए, वहाँ आपका जो बिल बनता है मोस्टली प्राइसेस डेसिमल नंबर्स में होती हैं। अब डेसिमल नंबर्स को प्योर बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, चैप्टर 13 में आप पढ़ोगे A2 में, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। प्लस डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने में हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी राउंडिंग एरर आता है, यानी आंसर जो है जो आना चाहिए उससे बड़ा या छोटा आ जाता है, पॉइंट की वजह से मिस्टेक हो जाती है। जबकि बीसीडी में अगर आप जो है डेसिमल नंबर्स को बीसीडी में कन्वर्ट करके उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराते हो तो हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। इसीलिए आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, कैलकुलेटर्स हो गए, आपके ये जो बिलिंग के सिस्टम्स होते हैं, वो यूजुअली प्योर बाइनरी के बजाय बीसीडी में काम करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को संभालने वाले जो सिस्टम होते हैं, इम्तियाज़ वगैरह में जो आपका बिल जनरेट होता है या किसी भी सुपर स्टोर में बिल जनरेट होता है, उसके जो सिस्टम्स होते हैं वो यूजुअली बीसीडी में काम करते हैं। इसी तरह एक और बीसीडी का जो यूज़ है, बहुत कॉमन यूज़ है, वो होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिस्प्ले। एलिवेटर्स में यानी लिफ्ट्स वगैरह में या डिजिटल क्लॉक्स में जो डिजिट्स आ रहे होते हैं वो ज़रा स्क्वायर या यू माइट से
थोड़े रेक्टेंगुलर सी फॉर्म में होते हैं। मसाजिद वगैरह में जो नमाज के औकात का डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है उसमें भी ज़रा स्क्वायर या रेक्टेंगल से डिजिट्स लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं, लाइक दिस। इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसको देख के ये चीज़ आपने लिफ्ट्स में देखी होगी, डिजिटल आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में ये ऐसे कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, आपके जो है डिजिटल क्लॉक्स में ऐसे ही होता है, एंड सो ऑन। कंप्यूटर में तो हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, लेकिन छोटी स्क्रीन वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनमें यूजुअली इस तरह ये स्क्वायर सी शेप में डिजिट्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और इस जिस डिवाइस में भी ये लगा हुआ हो तो आप समझ जाएं वहाँ बैक एंड पे BCD यूज़ हो रहा है, क्योंकि BCD की मदद से ये डिफरेंट बार्स को ऑन या ऑफ कराना और कोई नंबर शो कराना बहुत आसान है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन या एक और बेनिफिट जो है वो हमने ऊपर भी पढ़ा था, करेंसी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, या डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। हमारे यहाँ यूजुअली पैसे वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास मिनिमम जो है 1 रुपया होता है, 1 रुपये से नीचे हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन बाहर जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वहाँ पे यूजुअली जो है लाइक डॉलर के साथ सेंट्स चलते हैं, पाउंड के साथ पेंस चलते हैं, एंड सो ऑन। डिफरेंट कंट्रीज़ में 1 रुपी या 1 जो है यूनिट उनका जो करेंसी का है उससे छोटे यूनिट्स भी होते हैं। तो वहाँ पे प्राइसेस यूजुअली पॉइंट के साथ ही होती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस पॉइंट में होती हैं। खैर हमें राउंड ऑफ करके देना पूरे पैसे पड़ते हैं, बट दिखाने को एटलीस्ट वो पॉइंट में शो हो रही होती हैं। एनीवेज दैट्स नॉट आवर टॉपिक हियर। अब इस पूरी एग्जाम्पल का मकसद ये आपको ये दिखाना कि आप अगर BCD में काम कर रहे हो तो आप 2 वैल्यूज़ को ऐड कैसे करोगे, क्योंकि इस पे कभी कभी सवाल आ जाता है कि भाई आपको 2 वैल्यूज़ 2 डेसिमल नंबर दे दिए जाएंगे, एग्जामिनर कहेगा भाई BCD सिस्टम यूज़ करते हुए इन्हें आपस में ऐड करो और फाइनल आंसर भी BCD में निकालो, या फाइनल आंसर जो है वो डायनरी में निकालो। अब अगर आपने चालाकी की साइड में पेंसिल से दोनों नंबर्स को डायरेक्ट ऐड किया और आंसर लिख दिया तो फिर आपको वर्किंग के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 3 में से एक ही नंबर मिलेगा फाइनल आंसर का। एनीवेज, अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई ये 2 नंबर्स 1.99 और 3.2 इनको ऐड करो। अब ये करेंसी का सिंबल तो हम इग्नोर कर देंगे अगर पेपर में दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सेपरेटली BCD की मदद से हर डिजिट को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट नंबर में, इक्विवेलेंट कोड में। सबसे पहले हमारे पास है 1, तो 1 का कोड क्या होगा, 1248 लगा के हम बनाएंगे 0001। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल पॉइंट है, इसको हम अपनी जगह रख देंगे। और उसके बाद 9 के लिए हमारे पास आ जाएगा 1001 और दूसरे 9 के लिए भी आ जाएगा 1001। इसी तरह सेकेंड रॉ में हम 3.2 जो हमारा सेकेंड नंबर है इसको BCD में कन्वर्ट करके लिख देंगे। 3 के लिए क्या कोड बनेगा, 0011, क्योंकि 1 और 2 वाली बिट ऑन होगी, 8 और 4 वाली हमें नहीं चाहिए। फिर हम अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हमने ये 2 का कोड लिखा, 2 के बाद आगे कोई नंबर नहीं था तो हमने सारे जीरोज फिल कर दिए, क्योंकि 3.2 का बेसिकली हिडन मतलब तो यही बनता है कि इट इज 3.20। तो ये हमने, अब हम लाइन खींचेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। अब 1 + 0 1 हो गया, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, ठीक है ना। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, 1 + 0 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 0 और 0 0 हो गया, 1 और 0 भी 1 हो गया। 1 + 1 होता है 10 या 1 0, तो 0 हम नीचे लिखेंगे और 1 को बराबर में कैरी कर देंगे। 1 + 0 + 1 दोबारा से बन जाएगा 10, 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 को इधर कैरी कर देंगे, 1 + 0 + 0 1 नीचे आ जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा। अब ये जो आंसर मैंने निकाला है या हमने निकाला है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब सब इसको फाइनल आंसर में लिखने से पहले BCD की किसी भी कैलकुलेशन के बाद हम सबसे पहला काम ये करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारे आंसर में जितने भी सेगमेंट्स हैं कोई सेगमेंट 9 से बड़ा तो नहीं आ रहा। तो हम इसको चेक करते हैं, ये वाला सेगमेंट 9 है, ये ओके है, ये वाला सेगमेंट 4 है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला सेगमेंट है 1011,
तो इस पे अगर हम 1248 लगा के चेक करेंगे तो 1 + 2 + 8 ये बन रहा है 11। BCD में 11 9 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इस वाले सेगमेंट के अंदर हम 6 ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम ये वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे जो सेगमेंट गड़बड़ है, यानी अभी बीच वाला सेगमेंट गड़बड़ है, तो इसके नीचे मैं 0110 यानी 6 के डिजिट 6 का नंबर लिखूंगा BCD में, 6 का कोड लिखूंगा BCD में और दोबारा ऐड कर दूंगा। अब ये वाला सेगमेंट मेरा एज इट इज नीचे उतर आएगा क्योंकि इसके नीचे इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये वाला इसके साथ ऐड होके 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 1 10 हो जाएगा, 0 यहाँ 1 ऊपर, 1 1 10 हो जाएगा, 1 यहाँ 1 ऊपर, 1 1 फिर 10 हो जाएगा, 0 यहाँ 1 ऊपर। अब 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 0 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अब इस आंसर में मेरे पास अब तीनों सेगमेंट्स जो हैं उनमें से कोई भी 9 से बड़ा नहीं है। ये वाला सेगमेंट जो है मेरे पास, अब मैं दोबारा चेक करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी मेरे पास कोई सेगमेंट 9 से बड़ा है। ये 1 है और ये 4 है, ये टोटल 5 बन गया, ओके है। अब ये वाला सेगमेंट मेरे पास खाली 1 रह गया, ठीक है, ओके है। ये वाला सेगमेंट पहले भी 9 था, अभी भी 9 है, इसका मतलब ओके। अब इसको मैं एज अ फाइनल आंसर लिख दूंगा। अगर मुझे BCD में आंसर देना है, अगर मुझे जो है डेनरी में आंसर देना है, तो फिर मैं इसको डेनरी में कन्वर्ट करूंगा। पहले सेगमेंट का 5 बना, पॉइंट एज इट इज कैरी हो जाएगा। एक सेगमेंट के बाद पॉइंट था या एक डिजिट के बाद पॉइंट था, मैंने यहाँ लगा दिया। ये दूसरे सेगमेंट का 1, ये तीसरे सेगमेंट का 9। मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा $5.19। अब आप चाहो तो कैलकुलेटर पे इन दोनों को आपस में ऐड करके देख सकते हो। 1.99 + 3.2 आपको 5.12 ही आंसर मिलेगा, सॉरी 5.19 ही आंसर मिलेगा। जबकि प्योर बाइनरी में अगर आप 1.99 को प्योर बाइनरी में कन्वर्ट करो, एक तो आपके पास अराउंड 12 या 16 डिजिट्स का नंबर बनेगा, क्योंकि डेसिमल नंबर को शो कराना ज़रा मुश्किल काम है बाइनरी में। 3.2 का भी 12 या 16 डिजिट्स का नंबर बनेगा, फिर उन्हें ऐड कराने में कहीं ना कहीं पॉइंट की गड़बड़ हो जाती है। जबकि डेनरी टू BCD बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे इस एडिशन प्रोसेस में कहीं कोई सवाल है तो आप पूछ लो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। सर अगर कहीं भी 9 से बड़ा नंबर बनेगा तो उसमें 6 ही ऐड उस करेंगे। सेगमेंट में आप हमेशा 6 ऐड करोगे या 0 1 1 0 ऐड करोगे, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करोगे। ये रूल फिक्स है। और कोई सवाल? नो सर। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के सिंपल से रूल्स हैं जो आप याद रख लो, यानी 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। अब आप में से तकरीबन आधे लोग जो हैं वो ये वाला टॉपिक O लेवल में पढ़ के आ चुके हो। जिन ने 2023 वाला सिलेबस पढ़ा है वो ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ये 4 बेसिक रूल हैं। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है। जब 1 + 1 आप करोगे तो ऑफिशियली तो 2 बनना चाहिए, लेकिन बाइनरी में 2 नहीं होता, जीरोज या 1 ही होते हैं। अब 2 को बाइनरी में कैसे लिखोगे? 2 के लिए होता है सेकेंड बिट, आप उसे ऑन करोगे और पहली बिट को ऑफ कर दोगे। इसके ऊपर अगर मैं प्लेस वैल्यू लगाऊं तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है, इसकी 1 होती है। अब अगर आपको जो है 2 बनाना है बाइनरी में तो आप पहली बिट को ऑफ करोगे, दूसरी को ऑन करोगे, यानी 1 0 लिखोगे तो आपके पास 2 बनेगा। अब एडिशन करते हुए हमें आंसर 1 बिट में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये राइट साइड वाला नीचे लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाला बराबर वाले कॉलम पे कैरी कर देते हैं। जैसे डेनरी नंबर्स की एडिशन होती है, अगर 2 नंबर्स को आप ऐड करो और आंसर 2 डिजिट में आ जाए तो राइट साइड वाला हम नीचे लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाले को बराबर में कैरी कर देते हैं। यहाँ पे भी वही सीन है, 0 आंसर आएगा 1 + 1 में और 1 कैरी हो जाएगा। अगर कैरी करने के बाद अगर किसी वजह से आपको 3 जीरोज मिल जाएं तो वो 0 ही रहेंगे। अगर आपके पास बराबर वाले कॉलम पे ऑलरेडी 2 1 थे, एक आपने कैरी कर दिया, अब वो 1 + 1 + 1 हो गए,
तो बाइनरी में 3 आप कैसे लिखोगे, 1 वाली बिट ऑन करोगे, 2 वाली बिट ऑन करोगे, यानी 1 1 या 11 आपका आंसर बनेगा। उसमें से 1 आप नीचे लिखोगे और एक 1 आप बराबर में कैरी कर दोगे। 1 + 0 + 1 या फिर 1 + 1 + 0 या फिर 0 + 1 + 1, इन सब का सेम ही आंसर रहता है, क्योंकि आप ऐड तो 2 1s बराबर में कर रहे हो। इन सब का आंसर 1 0 आता है। आप 1 कैरी कर दोगे, 0 नीचे लिखोगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, एग्जामिनर आपको ऐसे दो 8 बिट के नंबर देता है, तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपली इनको ऐसे कॉलम की फॉर्म में लिखोगे। अगेन ये वाली वर्किंग शो करना ज़रूरी है। और उसके बाद आप इन्हें ऐड कर दोगे। 1 + 1 10 होगा या 1 0 होगा, 0 नीचे लिखोगे, 1 कैरी करोगे। अगेन 1 + 1 0 नीचे आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये 1 फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये दो 0 तो कोई वैल्यू नहीं रखते। 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। ये आपका एडिशन कंप्लीट हो गया। यूजुअली इस एडिशन के 3 नंबर होते हैं। 3 नंबर कैसे होते हैं, आपके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है, ये वाली 4 बिट्स करेक्ट हैं, आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली 4 बिट्स करेक्ट हैं, आपको 1 नंबर मिल गया। अब तीसरा नंबर जो होता है वो ये कैरी शो करने का होता है। अगर आपने ठीक बिट के ऊपर या ठीक कॉलम के ऊपर सही सही कैरी शो किए हैं तो 1 नंबर उसका होता है। ओवरऑल इस सिंपल सी एडिशन के क्वेश्चन के ए लेवल में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, लास्ट थिंग फॉर टुडे, कि आप जब दो बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो 9 बिट में आता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वॉच दिस, ये दोनों नंबर्स जो थे इनमें 8 बिट्स थे। 0 0 0 0 1 1 1 1 10 हो गया, 0 1 1 कैरी हो गया, 1 1 फिर वो हो गया, 0 नीचे 1 कैरी, 1 1 का आंसर आया 1 1 1 नीचे लिखा हमने, 1 कैरी कर दिया, ये नीचे आ गया 0 0 0। अब लास्ट कॉलम में ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स में आ गया 1। अब 1 + 1 0 यहाँ लिखा, एक 9th बिट हमारे पास एडिशनल आ गया। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हम दो नंबर्स को ऐड करें, इफ वी ऐड 2 नंबर्स एंड वी गेट एन एक्स्ट्रा नंबर इन रिस्पॉन्स, या रिजल्ट में एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो एरर। अब आपके पास पेपर में अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, आप इस 9th बिट को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ये शो करने के लिए कि ये ओवरफ्लो बिट है। ओवरफ्लो बिट कंप्यूटर अपने पास स्टोर नहीं कर सकता, वो ज़ाया हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन के फिर आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक नंबर इस ओवरफ्लो को ब्रैकेट में शो करने का होगा, एक नंबर इन 4 बिट्स का होगा, और एक नंबर आपके पास आंसर के इन 4 बिट्स का होगा, और जो चौथा नंबर है वो आपके पास कैरी का होगा। कभी कभी ये वाला सवाल एग्जामिनर 3 नंबर का भी इसलिए देता है कि आपको पता ना चले कि ओवरफ्लो आएगा या नहीं। इस सिचुएशन में एक नंबर कैरी का होता है, एक नंबर इस ओवरफ्लो बिट को ब्रैकेट में शो करने का होता है, और बाकी एक पूरा नंबर इस करेक्ट आंसर का होता है। ओके, तो ये थी बाइनरी एडिशन। अब अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लो, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमने 1.1 तकरीबन आधा डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर ये सारी चीजें हम खुद नोट करते जाएं या आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे? नहीं, उस अभी फ़िलहाल लेक्चर से वो मैं अभी बताता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, आज जो हमने पढ़ा वो आप लोगों को क्लियर है, सब समझ आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे लेक्चर पूरा हो गया।